अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 मैथ। इस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस की मुकम्मल रिवीजन करवाई है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं। मिसाल के तौर पर ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स से लेके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेंगे तो ये सारे मेथड आप सीख लेंगे। मैथमेटिक्स में अगर आप एक मरतबा मेथड सीख लें तो उसी मेथड पे कोई भी सवाल हो वो आप आसानी के साथ हल कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो पिछले पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं इस वीडियो को आखिर में दे दूंगा, वो भी आप देख लें। और उसके साथ मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि ये कौन से साल में आए हुए हैं। सो इस वीडियो को आखिर तक देखेगा। आखिर तक इसलिए कह रहा हूँ, मुझे कोई वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे वॉच टाइम भी कंप्लीट है, कोई वॉच टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए कह रहा हूँ कि अगर आप इसको आखिर तक देख लें तो इंशाल्लाह आपका ये सारे टॉपिक क्लियर होंगे और आपका फ़ायदा होगा। और हमारे पास मैट्रिक्स की जो डिफिनीशन है वो ये है कि अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे, या इसे हम क्या कह सकते हैं, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ऑफ रियल नंबर। किसकी अरेंजमेंट? रियल नंबर की अरेंजमेंट। कहाँ पर? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब हमारे पास रियल नंबर की जब हम अरेंजमेंट करते हैं, ईच नंबर इन मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। और ये जो अरेंजमेंट होती है ये हमारे पास रो और कॉलम के फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। अगर आप रो नहीं पहचानते तो ये जो हमारे पास 2 और 3 है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रो कहलाता है। ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारे पास 2 और 5 है, ठीक हो गया। 2 और 5 इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो लिखे हुए रियल नंबर हैं उसे हम रो कहते हैं। और ये जो हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में जो नंबर हम लिखते हैं उसे कॉलम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रो और कॉलम की समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जो मैट्रिसेस होते हैं उसे हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। मिसाल के तौर पर ए, बी, सी और आगे चलते जाएं एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पर डी हो गया, ई हो गया, लेकिन आपने क्या लिखने हैं? कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं। ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसे अब हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है ऑर्डर और डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि a matrix with m rows and n columns has order m by n। तो मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास जो रोज़ होती हैं उसे m से डिनोट करते हैं और जो कॉलम होते हैं उसे n से डिनोट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास रोज़ होते हैं वो m, उसे हम कंसिडर करते हैं या m से डिनोट करते हैं, और जो हमारे पास कॉलम होते हैं उसे हम n से डिनोट करते हैं। और लिखते कैसे हैं? हमारे पास उसे इस तरह लिखते हैं, m दरमियान में क्रॉस लगाते हैं, फिर n। और इसे पढ़ते कैसे हैं? तो इसे हम पढ़ेंगे, रीड पढ़ेंगे m बाई n। ठीक हो गया। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि m मल्टीप्लाई बाई n, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे कि m बाई n। उसके बाद मैंने लिखा कि m बाई n, तो m हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ होते हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स के अभी हमने ऑर्डर मालूम करने हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लिखे होते हैं उसे हम रो कहते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल रियल नंबर होते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। यहाँ पर 1 और 2 ये हमारे पास रो 1 हो गई है और ये हमारे पास रो 2 हो गई है। इसमें एक रो ये हो गई है और दूसरी रो ये हो गई है। कॉलम 1 और 3
ये हमारे पास कॉलम 1 हो गया है, और 2 और 4 ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया है। ठीक हो गया। अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे कि हम इसे किस तरीके से लिख पाएंगे। तो m/n, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज कितने, 1 और 2, 2 नंबर ऑफ रोज हैं। दरमियान में ये क्रॉस का निशान लगा लेना है। कॉलम्स कितने, 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 2/2, कि इस जो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। अब मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 और 3 5 7 9। इसे अगर आप देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास रो हो गई है, ये रो 1 हो गया है, और इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रो 2 हो गई है। अब वर्टिकल लाइन देखें, 1 और 3, ये कॉलम 1 हो गया है। मैं सिंपल सी से कॉलम को डिनोट करता हूँ, कॉलम 1, और ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया है, ये हमारे पास कॉलम 3 हो गया है, ये हमारे पास कॉलम 4 हो गया है। ठीक हो गया। अब m/n की फॉर्म में लिखता हूँ, तो m हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं और n हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स 2/4। उम्मीद करता हूँ आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर लें। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले जो टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिखे हुए नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो कहते हैं सॉरी। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिखे हुए रियल नंबर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। लेकिन रो मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट 1 रो होती है, मतलब एक ही रो होगी, तो उस एक रो वाले मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि यह हमारे पास रो मैट्रिक्स है। दूसरा हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। इस कॉलम मैट्रिक्स में मैंने आप लोगों को कहा हुआ था कि जो हमारे पास वर्टिकल लिखे हुए रियल नंबर होंगे उसे हम कॉलम कहेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास ए और बी है ये हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास जस्ट 1 कॉलम होगा। जब हमारे पास एक कॉलम होगा तो उसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाता जाऊँ कि यहाँ पर अगर आप देखें कि 1 2 3 4, इसमें हमारे पास इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक तो ये कॉलम हो गया है और दूसरा ये कॉलम हो गया। तो क्या हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 कॉलम हैं। जब हमारे बारे 2 कॉलम होंगे तब हम उसे कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। जब हमारे पास जस्ट 1 कॉलम होगा तब हम उसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं। जब ये हमारे पास 2 रोज़ आ गई हैं तो इसे हम रो मैट्रिक्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 रो हैं, जबकि रो मैट्रिक्स का हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 रो होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स की समझ उम्मीद करता हूँ आपको आ गई होगी। अब हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का सिंपल सा ये तरीका है कि जब आपके पास रो और कॉलम इक्वल आ जाएं आपके पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 4, यहाँ पर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। यहाँ पर आप ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर में हमारे पास 2/2 है। जब आपके पास रो और कॉलम
बराबर आ जाएं तब हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल इसी तरह मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा जहां पर रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो मैंने इसका ऑर्डर निकाला तो 3/3 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास जो चौथा टाइप है वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोगों के पास रो और कॉलम क्या होगा, इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर रो की तादाद और कॉलम की तादाद स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास इक्वल होगी, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपके पास जो रो की तादाद है और जो कॉलम की तादाद है वो इक्वल नहीं होगी। बस यही आपने ध्यान में रखना है। जब आपके पास यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर रो 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो मैंने इसका ऑर्डर निकाला 2/3, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। अब यहाँ पर देखें तो इधर हमारे पास एक रो है लेकिन कॉलम 2 हैं, तो 1/2। तो सिंपल सादा ज़बान में आप लोगों को ये समझाऊं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल होगी, जबकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होगी। अगला हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स, या इस ज़ीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसमें टोटल जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो जब सारे एलिमेंट आपके पास 0 आ जाएं तो इसे आप क्या कहोगे कि ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। अगला हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, ये दोनों रिलेटेड हैं आपस में और इसमें MCQs भी आता है पेपर में। यहाँ पर आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो आप लोगों का यहाँ पर जो स्टार्ट है टॉप लेफ्ट, मैंने यहाँ पर लिखा है कि स्टार्ट द टॉप लेफ्ट, यहाँ पर टॉप लेफ्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पर और यहाँ पर, गोज टू दी बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स, ये राइट साइड पे जाता है, ठीक है, और एंड होता है। यहाँ पर 2 हो गया है, यहाँ पर 3 हो गया है, यहाँ पर 5 हो गया है, ठीक हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। ये क्या क्या है, ये डायगोनल हैं। ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल हैं। अगर आपके पास 2/2 मैट्रिक्स है तो उसमें जो टॉप लेफ्ट साइड वाला होगा और राइट साइड पे जब बॉटम पे होगा तो वो वाले हिंद से हमारे पास नॉन ज़ीरो होंगे और बकाया हिंद से हमारे पास 0 0 आएंगे, जैसा कि ये 0 आ गया और यह भी 0 आ गया है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो टॉप लेफ्ट से स्टार्ट किया, यहाँ पर पहली रो में पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, बकाया 2 एलिमेंट 0 हैं। दूसरी रो में जो दूसरा एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है और तीसरी रो में जो तीसरा एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है। यहाँ पर अगर आप यह फार्मूला ज़हन में रखें कि A11, A22, A33, A44, ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है। ये वाले एलिमेंट क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे आपके पास जब डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अगर ये वाले हिंद से जो डायगोनल हिंद से हैं ये हमारे पास अगर सेम आ जाएं, अगर क्या आ जाएं, सेम आ जाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये भी 2 है। अगर ये वाले हिंद से हमारे पास सेम आ जाएं तो उस सेम मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है वो एक स्पेशल केस है डायगोनल मैट्रिक्स का। यहाँ पर अगर आप लिख लें डायगोनल मैट्रिक्स तो बेहतर होगा, ठीक है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। वो कैसे कि जब ये मैंने आप लोगों के लिए A11, A22, A33 लिख लिए, इस पर भी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जो पहली रो है और पहला कॉलम है इसे A11 कहते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास क्या है, पहला रो है लेकिन कॉलम 2 है, तो इसे क्या कहेंगे, A1 2 कहेंगे। ये हमारे पास दूसरी रो है लेकिन कॉलम पहला है, तो हम इसे कहेंगे A21। ये हमारे पास दूसरी रो है और कॉलम भी दूसरा है, तो इसे हम कहेंगे A22। बात की समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो यहाँ पर देखें तो इसे हम AMN पे डिनोट करते हैं। M हमारे पास नंबर ऑफ रोज होता है और N हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम होता है। A लिखा, M ये जो है ये कौन सी रो है, ये पहली रो है, तो इसकी जगह 1 लिखा। और ये जो है ये कौन सा कॉलम में पड़ा है, तो ये पहले कॉलम में पड़ा है, तो इधर भी हम 1 लिख लेंगे। फिर इसके लिए देखें, इस 0 के लिए, तो यहाँ पर ये जो है ये कौन सी रो में है, तो M रो को शो करता है, तो ये पहली रो है। कॉलम कौन सा है, कॉलम दूसरा है, तो ये A1 2 आ जाएगा। यही इसका कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स मैंने समझा दिया है। स्केलर मैट्रिक्स में आपके ये जो डायगोनल हैं ये सेम आएंगे, ठीक है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें ये जो हमारे पास डायगोनल हैं वो सेम नहीं होंगे। ठीक हो गया, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अगला हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल हैं ये 1 1 आएगा। डायगोनल क्या आएंगे, 1 1 आएंगे, तब हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने जहन में रखना है कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक हो गया। अब इसका क्या लेते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास इसका रिजल्ट 1 3 2 4 आ गया। तो अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका हमारे पास क्या मकसद है। ये सिंपल ए मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास रो है 1 2। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो रो है ये 1 और 2 है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये रो कॉलम में तब्दील हो जाएगी, ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी, इस तरह बन जाएगी 1 और 2, इस तरीके से बन जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो दूसरी रो है 3 और 4, ये दूसरी रो है। अब अगर हम ट्रांसपोज ले लेते हैं इसी मैट्रिक्स का तो ये रो कॉलम में बदल जाएगी। यहाँ पर देखें ये 3 और 4 बन गए। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ 1 और 2 3 और 4, तो ये इसी तरीके से आता है कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसकी जो रो होगी वो कॉलम में तब्दील होगी। आपने सिर्फ एक अमल करना है, या रो को कॉलम में तब्दील करना है या फिर कॉलम को रो में तब्दील करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 1 और 2 हैं। मिसाल के तौर पर ये कॉलम है 1 और 3, ये कॉलम है, तो इस कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इधर रो में तब्दील हो जाएगी। अब इसी तरीके से 2 और 4 ये कॉलम है, तो ये इधर रो में तब्दील हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, तो ये ट्रांसपोज लेने का ये प्रोसेस है। अब हमारे पास सिर्फ 2 मैट्रिक्स रह गए हैं, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो भी मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या फार्मूला है, वो ये है कि जब हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो फिर से ए के इक्वल आता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया, वो हमारे पास है 1 2 2 4। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पर हमारे पास ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी। 1 2 ये हमारे पास रो है, तो ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी, तो ये हमारे पास 1 2 इस तरह लिखा आ जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया 1 और 2। 2 4 हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 4 हमारे पास रो है, ये हमारे पास इधर कॉलम में तब्दील हो जाएगी। जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास 2 और 4 आ गया है। अब
दोस्तों देखें क्या ये इस फार्मूले के इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है और ये क्या ए के इक्वल टू है। तो ए हमारे पास 1 2 2 4, तो ये भी हमारे पास ए का ट्रांसपोज भी हमारे पास 1 2 2 4 के इक्वल आ गया है। तो बिल्कुल हम इसकी जगह ए लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है कि ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आता है। बिल्कुल इसी तरीके से आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप ए का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वो ही मैट्रिक्स ए के इक्वल आए तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास मनफी ए के इक्वल आता है। वो कैसे, यहाँ पर हमारे पास ये ए है और ए हमारे पास इक्वल है 0 - 3 3 0। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये जो 0 - 3 रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी और ये 0 - 3 आ जाएगी। तो ये 0 - 3 आ गया है। दूसरी हमारे पास 3 0 है तो ये हमारे पास रो है और ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी तो 3 0 आ जाएगी। यहाँ पर हम 3 और 0 लिख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर्ड है कि ये जो -3 है वो इधर आए और जो +3 है वो इधर आए। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ए का ट्रांसपोज है इधर बाहर भी मनफी से ज़रब देंगे और अंदर भी मनफी से ज़रब देंगे। मनफी ज़रब 0 तो ये 0 आएगा, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3 आ जाएगा और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 आ जाएगा और फिर 0 आ जाएगा क्योंकि हमने बाहर और अंदर मनफी से ज़रब दिया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम दोबारा नफ़ी ज़रब नफ़ी करेंगे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा करें तो बाहर ऑलरेडी जमा पड़ा हुआ है तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया कि नफ़ी को बाहर और नफ़ी को अंदर ज़रब दिया है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई है जो कि ए है। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज मनफी और ये ए 0 - 3 3 0, तो ये 0 - 3 3 0, तो ये बिल्कुल ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो गया है कि ए का ट्रांसपोज बराबर है मनफी ए के। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये तरीक़ेकार है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि हमारे पास 2022 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपने शो करना है कि ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ए जमा बी। तो यहाँ पर मैं ए मैट्रिक्स लिख लूँगा 2 1 0 7, दरमियान में प्लस का साइन, फिर मैं लिखूँगा कि -5 7 9 और 2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि ये जो पहला एलिमेंट है इस पहले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे 2 जमा और ये -5 आ गया है। ठीक हो गया, 2 जमा और -5, 2 दरमियान में जमा है तो जमा लगाया और -5 आ गया है। 1 जमा 7, क्योंकि ये दूसरा एलिमेंट है तो ये दूसरे एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। ठीक हो गया है ना। तो ये हम क्या करेंगे, 1 जमा 7 लिख लेंगे। अब हमारे पास दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, इधर दूसरी रो का पहला एलिमेंट है, तो इसे आपस में ऐड करेंगे, 0 जमा 9 कर लेंगे। बहुत ही आसान है। फिर दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट और इधर भी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट कर लेंगे, तो 7 जमा 2 कर लेंगे। अब देखें इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि 2 जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 5, तो 2 और नफ़ी 5 क्या आ जाएगा, नफ़ी 3 आ जाएगा। इससे आंसर 1 जमा 7 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8,
0 जमा 9 से हमारे पास 9 आ जाएगा, 7 जमा 2 से हमारे पास 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है ए जमा बी का। नेक्स्ट रिजल्ट हमने फाइंड करना है बी जमा ए का। तो पहले हम बी वाला लिख लेंगे मैट्रिक्स, -5, 7, 9 और 2। इसके बाद जमा का साइन लगाना है क्योंकि हमने जमा करना है। फिर ए वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे 2, 1, 0, 7। ठीक, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये जो पहला एलिमेंट है, पहली रो का पहला एलिमेंट इधर भी पहली रो के पहले एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। -5 जमा 2, पहले रो का दूसरे कॉलम, पहले रो का दूसरा एलिमेंट और इधर पहले रो का दूसरा एलिमेंट आपस में ऐड होगा। तो ये 7 जमा 1 हो जाएगा। इधर दूसरी रो का पहला में एलिमेंट, इधर भी दूसरी रो का पहला एलिमेंट आपस में ऐड होगा। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, इधर भी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट आपस में ऐड होगा। अब नेक्स्ट देखें, -5 जमा 2 से -3 आ जाएगा, 7 जमा 1 से 8 आ जाएगा और 9 जमा 0 से 9 ही आएगा और 2 जमा 7 से 9 आ गया है। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है कि हमारे पास क्या आ गया है, प्रूव्ड ए जमा बी बराबर है बी जमा ए के। ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये 2022 के पेपर में आया हुआ है, आपने इसे अच्छे तरीके से सीख लेना है। दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से अगर यहाँ पर इधर दरमियान में मनफी लगा लें तो ये आपके पास फिर सब्ट्रैक्शन का अमल होगा। तो मैं इनके दरमियान क्या कर लेता हूँ, मनफी लगा लेता हूँ, फिर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मनफी लगाता हूँ। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और अब मैंने क्या करना है कि ये शो दैट करना है कि a मनफी b बराबर है b मनफी a के। यहाँ पर मैंने लिखा कि a मनफी b और यहाँ पर मैट्रिक्स के दरमियान भी मैं नफ़ी का साइन लगा लेता हूँ। 2 नफ़ी और नफ़ी 5, तो 2 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 2 जमा 5 से हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, 7। 1 मनफी 7 से हमारे पास कितना रिज़ल्ट आ जाएगा, -6। 0 मनफी 9 से हमारे पास -9 रिज़ल्ट आ जाएगा। 7 मनफी 2 से हमारे पास दोस्तों रिज़ल्ट आ जाएगा 5। तो ये a मनफी b सॉल्व हो गया है। अब b मनफी a सॉल्व करते हैं तो ये नफ़ी 5 और नफ़ी 2, तो ये हमारे पास नफ़ी 5 नफ़ी 2 आ गया है। 7 नफ़ी 1 आ जाएगा और हमारे पास 9 मनफी 0 आ जाएगा और 2 मनफी 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखें नफ़ी 5 और नफ़ी 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नफ़ी 7 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें 7 मनफी 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 9 मनफी 1 से हमारे पास 9 आ जाएगा और 2 मनफी 7 से हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो a जमा b और b जमा a था वो तो वेरीफाइड हो गया था, लेकिन ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट वेरीफाइड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें ये जमा 7 है जबकि यहाँ पर मनफी 7 है, ये मनफी 6 है और ये जमा 6 है, ये मनफी 9 है और ये जमा 9 है और 5 तो इसी तरीके से ये 2 मनफी 7 है तो ये हमारे पास मनफी 5 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये रिज़ल्ट इक्वल नहीं आ रहा कि a मनफी b बराबर नहीं आता b मनफी a के, तो ये हमारे पास प्रूफ नहीं होता। ठीक, a मनफी b जो है वो बराबर नहीं है b मनफी a के। तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी हो गई है और एडिशन भी हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की समझ आ गई होगी।